जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने कहा था कि इंडियन ज्योग्राफी का एक बैच निकालिएगा और उसी के क्रम में मैंने इंडियन ज्योग्राफी का एक बैच निकाला था, फाउंडेशन। उसमें सारे एग्जाम समाहित हैं। इस प्रकार से मैंने उसको कराया है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, केवल एक टॉपिक पढ़ के देखिएगा तो आपको जरूर मजा आएगा। और उसी की श्रेणी में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, कॉल भी की थी, सर की इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज ऐसा सीरीज लेके आओ जो यूट्यूब पर ना हो। बिल्कुल उसी प्रकार का एक सीरीज लेके आए, क्वेश्चन आंसर। इस प्रकार से आप देखोगे क्वेश्चन लिखा है, आंसर है ही नहीं, तो एक क्वेश्चन से लगभग 10 से 15 प्रश्न, यानी अगल बगल के जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, अब एक भी प्रश्न छूटेगा ही नहीं। एक भी प्रश्न अब छूटेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी सारे कर लेंगे अब हम। इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है, भारत की स्थिति और विस्तार या भारत का परिचय, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हो तो बस समझ लेना, याद कर लेना, बस यही सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं जो आज मैं बताने वाला हूं। इसके बाहर एक प्रश्न नहीं बनेगा दोस्तों, अब विश्वास मानिएगा। और ये पीडीएफ कहां से मिलेगा ये मैं आपको बता दूंगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिलता है और टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा GSY विष्णु सर। क्या नाम है? GSY विष्णु सर। सर्च करोगे ना टेलीग्राम पर तो वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वहां से डाउनलोड कर लेना। इस पेज यानी पीडीएफ के लास्ट में मैंने इसके बारे में बता भी रखा है कि पीडीएफ कहां से मिलेगा और क्या क्या करना है। ठीक है, कोई पेड वगैरह कुछ नहीं, कोई पैसा वैसा नहीं देना है आपको। तो भारत की स्थिति और विस्तार से हमारे एग्जाम में आने वाले अनंत प्रश्न कौन कौन से हैं, आज देखते हैं, इनका जलवा खत्म करते हैं बहुत शानदार तरीके से। सबसे पहले एक पहला ही टॉपिक आता है हमारे इंडियन ज्योग्राफी में कि भारत की स्थिति और विस्तार। तो भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित बहुत सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहला एक ही प्रश्न आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों? गोलार्ध का मतलब ऐसे समझिएगा, मैंने एक गोला ये खींच दिया, एक गोला मैंने ये खींच दिया, दो गोले खींच दिए, और मैंने गोले खींचने के बाद इसको आधा कर दिया। क्या कर दिया? इसको आधा कर दिया, और आधा करने के बाद ये हो गया गोलार्ध। पूरा हो था तो गोला हो गया, और इसको आधा कर दिया तो ये हो गया गोलार्ध। इस वाले को कहेंगे हम पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, या ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और इसको कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। ध्यान से समझते रहना, अगर टॉपिक नहीं पढ़ा तो यही पढ़ लेना, काम हो जाएगा। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और इसको कहेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध। अब आप कहोगे सर ये बनाया क्या है आपने? ये दोस्तों मैंने ग्लोब बनाया है। क्या बनाया है? ये मैंने ग्लोब बनाया है। और ग्लोब का आविष्कार किसने किया था या इसका प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? तो एक व्यक्ति थे, इसका नाम आपको याद रखना, बैहम नामक व्यक्ति ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, याद रखेंगे। अब आप कहोगे सर आपने ये डिफाइन क्यों कर दिया, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण? तो याद रखेंगे हमेशा ये वाला हिस्सा पूरब होता है और ये वाला हिस्सा पश्चिम होता है और ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। ग्लोब को देखते हैं या किसी भी मैप को आप देखेंगे दीवार पर लगा हुआ, या कोई भी ग्राफ जो आपकी कॉपी में बना हुआ है उसको देखेंगे तो पूरब होगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा। तभी इसको मैंने आधा किया तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, इसको आधा किया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब यहां पर हम कहेंगे भारत कहां है, तो आपका आंसर होगा भारत यहां पर है। भारत कहां है? भारत ये है। भारत कहां है? भारत ये वाला है। तो आप कहोगे भारत कहां पर है, किस गोलार्ध में? तो आप ये कह सकते हो भारत उत्तरी गोलार्ध में, बिल्कुल कह सकते हो। अब यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं भारत पूर्वी गोलार्ध में, ये भी तो कह सकते हैं ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। याद हो गया? भारत कहां है? तो आपको उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हुई। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, या देशांतर रेखा से ही समय लिया गया है, ग्रीनविच से, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का दक्षिणी बिंदु किस द्वीप पर स्थित है?
दक्षिणी बिंदु का नाम नहीं पूछा है, ये पूछ रहा है कि किस द्वीप पर स्थित है। तो इसके लिए पहले छोटा सा मैप बना लेते हैं, फिर इनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है, ताकि चीजें हमको कैसे हो जाए, आसानी से याद हो जाएंगी हमको। ठीक है, ये मैंने मैप बना दिया। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत का दक्षिणी जो बिंदु है वो किस द्वीप पर है। आपको पता है यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हाँ या ना? चलिए देखते हैं एक एक करके, इसको पहले फिल कर लेते हैं। ये भारत है, भारत का ये वाला हिस्सा उत्तरी हिस्सा कहलाता है, और ये वाला हिस्सा भारत का पूर्वी हिस्सा कहलाता है, और ये वाला हिस्सा भारत का, ये वाला जो हिस्सा है ये भारत का दक्षिणी हिस्सा कहलाता है, और ये जो भारत का पश्चिमी हिस्सा कहलाता है, ये कैसा कहलाता है, ये पश्चिमी हिस्सा कहलाता है। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न यहां से ये पूछा गया कि भारत का दक्षिणी बिंदु किस द्वीप पर है, तो ये पूछ रहा है ये आइलैंड कौन सा है, तो ये आइलैंड का नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार पर कौन सा दक्षिणी बिंदु स्थित है, तो आपका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। क्या नाम होगा? इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणी बिंदु। अगर ये आंसर नहीं है इंदिरा पॉइंट, तो पिग्मेलियन पॉइंट आंसर होगा। पिग्मेलियन पॉइंट ऑप्शन होगा। अगर पिग्मेलियन पॉइंट भी ऑप्शन में नहीं है तो पार्सन इकाई ऑप्शन में होगा। ये तीन नाम एक ही के हैं, तो याद रखेंगे पार्सन इकाई, इंदिरा पॉइंट। ये भारत का पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा भारत के पूर्वी बिंदु का नाम है किविथु। क्या नाम है? किविथु। और कभी कभी इसका पुराना नाम वलांगू भी मिलता है। क्या मिलता है? वलांगू। जो कहां पड़ता है, तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां है ये? अरुणाचल प्रदेश राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में जो जिला है वो है अंजाव। कौन सा है? अंजाव जिला है। और ये अंजाव जिला भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, याद रखेंगे। और बात करेंगे पश्चिमी बिंदु की, तो पश्चिमी बिंदु का नाम है गौहर। गौहर मोटा या माटा लिखा हुआ होगा, गौहर मोटा। और दूसरा इसका नाम मिलता है कहीं कहीं सरक्रीक भी मिलता है। क्या मिलता है? सरक्रीक मिलता है, जो गुजरात के कच्छ जिले में है। जो गुजरात के किस जिले में? वही कच्छ जिले में है, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला। हम इसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे उत्तरी बिंदु कहां पड़ता है, तो आपका आंसर होगा इंदिरा कोल। क्या नाम है? इंदिरा कोल नाम है। ये हमारा उत्तरी बिंदु है जो लद्दाख में पड़ता है। कहां पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। और ये वाला कहां पड़ता है? ये अंडमान और निकोबार में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, फिर ये क्या है, तो इसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, इसके लिए यहां पर लिख देते हैं। अगर कभी प्रश्न आएगा कि भारत में मुख्य भूमि का, क्या मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का नाम बताओ, क्या दक्षिणतम बिंदु का नाम बताओ, मुख्य भूमि का, याद रखेंगे क्या आएगा? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का नाम बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा कन्याकुमारी। क्या होगा? कन्याकुमारी है, याद रखेंगे। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी ऑप्शन में नहीं आएगा तो केप कमोरिन आएगा। क्या आएगा? केप कमोरिन आएगा। अगर केप कमोरिन भी ऑप्शन में नहीं है तो केप अंतरीप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केप अंतरीप आ जाएगा। केप अंतरीप ऑप्शन में नहीं है तो कुमारी अंतरीप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुमारी अंतरीप आ जाएगा, आपको याद रखना है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत का पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे पूरब से पश्चिम जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। और आपसे पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई क्या है, तो आपका आंसर होगा 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अक्षांश देशांतर क्या है, तो ये जो बिंदु है इसका अक्षांश अगर बात करेंगे 6 डिग्री 4 मिनट पर है ये बिंदु। और ये कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये पश्चिमी पॉइंट कहां पर है, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पर है। और ये पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट पर है। और ये उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट पर है। आपको आगे इसके बारे में हम बताएंगे। तो इतने क्लियर हो गए फैक्ट, इतने क्लियर हो गए, इतने बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रश्न है भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार कितना है।
पहले दो ग्लोब बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? दो ग्लोब बना लेते हैं। आप कहोगे दो क्यों बनाए, एक से ही काम चला लेते। एक से काम चलेगा नहीं। एक तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती हैं, कुछ रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती हैं, और कुछ रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती हैं। ठीक है, कुछ रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती हैं। जो ये वाली रेखाएं हैं इनको बोलते हैं लेटी हुई रेखाएं। क्या बोलते हैं इसको? लेटी हुई रेखाएं। हुई रेखाएं बोला जाता है। लेटी हुई रेखाएं का मतलब है लेटीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको? लेटीट्यूड लाइन। लेटीट्यूड लाइन का मतलब है अक्षांश रेखाएं। क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं हैं, ये वाली अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, और ये कैसी हैं? ये बोला जाएगा ये खड़ी हुई रेखाएं हैं। कैसी हैं? तो आपका आंसर होगा खड़ी हुई रेखाएं हैं। खड़ी हुई रेखाएं का मतलब समझ रहे हो ना? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड लाइन है। और लॉन्गिट्यूड लाइन का मतलब आप समझ रहे हो क्या है ये? तो ये देशांतर रेखाएं हैं। क्या है ये? देशांतर रेखाएं हैं। याद रखेंगे, याद रखेंगे जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनका कार्य क्या होता है देशांतर रेखाओं का? तो समय का। ये समय निकालती हैं। किसी भी देश का समय निकालने के लिए देशांतर रेखाएं होनी चाहिए। और किसी भी देश का मौसम या जलवायु के बारे में जानना है तो अक्षांश के बारे में जानना पड़ेगा। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। और ये भी कहा जाता है दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है उनको कटिबंध कहते हैं। आपने सुना होगा उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, हाँ या ना? और इसको क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। अब ये अक्षांश विस्तार पूछ रहा है। अब मैंने आपको बताया था भारत कहाँ है। भारत हमारा यहां पर है, भारत यहां पर है, हाँ या ना? तो ये पूछ रहा है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार क्या है। ये मैंने भारत के 4 कोने बना दिए। ये मैंने भारत के 4 कोने बना दिए। यहां पर मैंने अभी आपको बताया था 97 डिग्री 25 मिनट है पूरब में, और पश्चिम में है 68 डिग्री 7 मिनट है, उत्तर में है 37 डिग्री 6 मिनट है, और दक्षिण में है 8 डिग्री 4 मिनट है, और अंडमान निकोबार पर है अंडमान निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है उसका है 6 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये पूछ रहा है इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। अगर हम यहां से इस प्रकार से ड्रॉ करें देशांतर रेखाओं को तो सबसे पहले टच कहां होगी? यही तो टच होगी, यही तो टच होगी। तो ये वाली देशांतर रेखाएं, ये वाली कौन सी है? देशांतर रेखाएं। तो आपसे कहा जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। अब आप कहोगे दोनों जगह पूर्व क्यों लिखा है? क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम देशांतर के हिसाब से देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और हम अक्षांश के हिसाब से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये तो हो गया हमारा देशांतरी विस्तार। ये कौन सा हो गया? ये देशांतरी विस्तार हो गया। अगर हम यही बात करें अक्षांशीय विस्तार की, किसकी बात? अक्षांशीय विस्तार की, तो इसका आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अब आप कहोगे दोनों में उत्तर क्यों लिखा है? क्योंकि दोस्तों अक्षांश में अगर हम बात करेंगे तो अक्षांश के द्वारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तर दिखा हुआ मिलेगा। भारत इधर से देखेंगे कहाँ है? तो पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए यहाँ पर पूरब मिला था। तो इतनी बात समझ में आ गई। भारत कैसे उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, आप अच्छे से समझ पाए हो। आगे बढ़े, चलिए। भारत का स्थलीय और जलीय विस्तार कितना है? भारत का स्थलीय और जलीय विस्तार कितना है? चलो देखते हैं। तो भारत का स्थलीय विस्तार की बात करेंगे। स्थलीय विस्तार, स्थलीय विस्तार का मतलब है, पहले छोटा सा एक मैप बना लेते हैं, ठीक है, जानने के लिए बस। चलिए, ये मैंने एक मैप बना दिया। अगर हम इसमें बात करेंगे, ये कह रहा है कि जो भारत है इसका स्थलीय विस्तार कितना है। स्थलीय वाला देख रहे हैं, स्थलीय का मतलब है यहां से स्टार्ट होता है इस प्रकार से, यहां पर इस प्रकार से स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है। ये स्थलीय विस्तार है। कितने किलोमीटर है? तो पहले देख लेते हैं इसमें देश कितने पड़ते हैं। चलो, सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश कितनी सीमा बनाता है भारत से? तो 4096.7 किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है। वो इसके बाद चीन कितना करता है? बांग्लादेश के बाद चीन करता है 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है भारत से।
चीन के बाद पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान कितनी करता है, तो आपका आंसर होगा 3323 किलोमीटर करता है, भारत से सीमा बनाता है। पाकिस्तान के बाद नेपाल की बात करेंगे, नेपाल कितनी सीमा बनाता है, तो 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है। अगर हम यही बात करें म्यांमार की, क्या बात करेंगे, म्यांमार की, इसका पुराना नाम वर्मा था, इसका 1643 किलोमीटर भारत से सीमा बनाता है। और यही बात करें भूटान की, इसकी बात करें भूटान की, तो भूटान बनाता है 699 किलोमीटर। और यही हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान बनाता है 106 किलोमीटर। अब हम सब इसको जोड़ेंगे ना, तो यही तो स्थलीय सीमा होगी, हाँ या ना, यही स्थलीय सीमा होगी, क्योंकि यहां से यहां तक पाकिस्तान है, इसके बाद ये चाइना है, चाइना के बाद ये म्यांमार है, और ये बांग्लादेश है, तो ये नेपाल है, और ये भूटान है, ये भी तो है। इसको सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15067 किलोमीटर, 15106.7 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन किताबों में लिखा हुआ मिलता है 15200 किलोमीटर। अब दोस्तों जो ऑप्शन में आ जाए, ये ऑप्शन में आ जाएगा तो ये सही है, और ये एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है, कोई सा भी आ जाए। अगर हम यहां बात करें जलीय सीमा की, तो 6100 में 6100 जलीय सीमा ये वाली है, ये वाली कितनी है, 6100 किलोमीटर है, और इसी में 16.6 किलोमीटर जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो यहां पर टोटल मैं आपको बता देता हूं, 0.66157, 7516.6 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा हो जाएगी, आपको याद रखना है। तो स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, ये मैंने आपको बताया, ये आइलैंडों की है जलीय सीमा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गए इतने पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर यही ये पूछा जाए विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत में है, यानी दुनिया में जितनी जमीन है उस जमीन का 2.4% भारत में है। और अगर हम यहां बात करें कि दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है, दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपका आंसर क्या होगा, 7वां। क्या होगा, 7वां। तो पहले पर कौन है, तो आपका आंसर होगा रूस। दूसरे पर कौन है, तो आपका आंसर होगा कनाडा। तीसरे पर कौन होगा, तो आपका आंसर होगा अमेरिका, कहीं कहीं चाइना भी लिखा होता है लेकिन अमेरिका सही है। चौथे पर है दोस्तों चीन, और 5 पे है दोस्तों ब्राजील। क्या है, ब्राजील क्षेत्रफल के हिसाब से देख रहे हैं। 6 पर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और दोस्तों 7 पर कौन है, तो 7 पर दोस्तों भारत है। 8 पर देख लेंगे तो 8 पर अर्जेंटीना है, वही अर्जेंटीना जहां पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। 9 पर है कजाकिस्तान, ये वही कजाकिस्तान है, मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है। और 10 पे है अल्जीरिया, और अल्जीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया है ये, ठीक है, अल्जीरिया। तो ये 10 सबसे बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से देश मैंने बताए। अगर हम यही बात करेंगे छोटे देश, किसकी बात करेंगे, छोटे देश कितने हैं, तो याद रखेंगे वेटिकन सिटी का नाम। क्या नाम रखेंगे, वेटिकन सिटी, जो रोम में पड़ती है। और रोम किसकी राजधानी है, इटली की राजधानी है। एक पड़ता है देश मोनाका या मोनाको देश कहां पड़ता है, तो आप लिख लेना, नोट कर लेना, फ्रांस और इटली के बीच में पड़ता है। कहां पड़ता है, फ्रांस और इटली के बीच में पड़ता है। और एक और लिख लेना नौरू कहां पड़ता है, प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पास में पड़ता है। ओसेनिया कह सकते हैं, ओसेनिया में पड़ता है, प्रशांत महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप है नौरू। ये छोटे देश हो गए। अगर हम यहीं पर बात करें कि बताओ, भारत की बात करेंगे, भारत के राज्यों में बात करेंगे, राज्यों में, तो राज्यों में सबसे बड़े राज्य कौन कौन से, बड़े राज्य कौन कौन से याद रखेंगे, बड़े राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। दूसरे पर दोस्तों मध्य प्रदेश हो जाएगा। तीसरे पर दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा। और चौथे पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश। ये तो हो गए बड़े राज्य। अगर यहाँ बात करें छोटे राज्यों की, किसकी बात करें, छोटे राज्यों की, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सबसे छोटा राज्य, तो आपका आंसर होगा गोवा हो जाएगा।
और कभी दूसरा पूछा जाए तो सिक्किम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, सिक्किम है दूसरा सबसे छोटा राज्य, और तीसरा अगर पूछा जाए तो त्रिपुरा मार देंगे, क्या लगा देंगे, त्रिपुरा। अब यही अगर हम बात करें जिले की, किसकी बात करें, जिले की, भारत के सबसे बड़े जिले कौन से हैं, बड़े जिले, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कच्छ। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा, छोटा जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा माहे। माहे पुदुचेरी का एक जिला है जो केरल में पड़ता है, पड़ता केरल में है लेकिन पुदुचेरी का जिला है माहे, जो सबसे छोटा जिला है, आपको याद रखना है। कच्छ के बाद लेह आ जाएगा, आपको याद रखना है। तो इतने फैक्ट हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर यहां पर आप ये लिखो कि बताओ उत्तर प्रदेश का बड़ा जिला कौन सा है, बड़ा जिला कौन सा है और छोटा जिला कौन सा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़ा जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी, क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। और छोटा जिले की बात करेंगे तो हापुड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो इतने फैक्ट हमको यहां से अगर याद है क्षेत्रफल के बारे में तो प्रश्न गलत होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है, तो आपका आंसर होगा दूसरा है, कौन सा है, दूसरा है। तो आपका आंसर होगा पहले पे कौन है, तो पहले पर चीन है, दूसरे पर कौन है, तो मैंने कहा था भारत है, और तीसरे पर कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, यूएसए है, अमेरिका है, और चौथे पे कौन है, अगर आपका आंसर होगा तो इंडोनेशिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम दोस्तों देख रहे हैं, 2011 के बाद जनगणना अभी हुई नहीं है, 21 में हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई है। तो ये हो गया विश्व में 4 बड़े देश, छोटे देशों में वही देश आ जाएंगे, वेटिकन सिटी, मोनाको और आपका नौरू, छोटे देशों में वही आ जाएंगे। अब हम यहां बात करें भारत में राज्य, क्या बात करें, राज्य, हाँ वहां पर क्षेत्रफल के बारे में मैंने बताया था, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अगर कभी पूछा जाए तो लक्षद्वीप हो जाएगा, चाहे वो क्षेत्रफल में हुआ या जनसंख्या में हुआ। राज्यों में देखेंगे एक एक करके शानदार तरीके से, बड़े राज्य देखेंगे, कैसे देखेंगे, बड़े राज्य, बड़े राज्यों में कौन कौन देखेंगे, तो सबसे पहले आपका आंसर होगा बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, क्या होगा, उत्तर प्रदेश, दूसरे पर हो जाएगा महाराष्ट्र, जनसंख्या में देखेंगे ना, और तीसरे पे हो जाएगा बिहार, बिहार, और चौथे पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये 4 बड़े राज्य हो जाएंगे, कैसे में, जनसंख्या में। अगर हम यहां बात करें छोटे राज्य, किसकी बात करेंगे, छोटे राज्य, जनसंख्या में देखेंगे तो छोटे राज्यों को कैसे याद रखेंगे, जैसे सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या में, तो आपका आंसर होगा सिक्किम होगा, सिक्किम नहीं आंसर है तो क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, और मिजोरम भी ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश भी ऑप्शन में नहीं तो क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। तो ये 4 यहां से आपको याद रखने हैं छोटे। अगर यहीं पर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश, क्या याद रखें, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में बड़ा राज्य कौन सा है और छोटा राज्य कौन सा है, बड़ा राज्य कौन सा है और छोटा राज्य कौन सा है, तो बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, दिल्ली, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, और छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप, क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, आपको याद रखना है, लक्षद्वीप हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम ये बात और कर दें कि बताओ यूपी में बड़ा जिला कौन सा है और छोटा जिला कौन सा है, तो बड़ा जिला हो जाएगा प्रयागराज, क्या हो जाएगा, प्रयागराज जनसंख्या में, और छोटा जिला हो जाएगा महुआ, क्या हो जाएगा, महुआ हो जाएगा जनसंख्या में। और यही बात करें भारत में, यही बात क्या कर दें, यही बात कर दें बड़े जिले, किसमें, भारत की बात कर रहे हैं, भारत में बड़े जिले कौन से हैं जनसंख्या में, तो बड़ा जिला है ठाणे, क्या है, ठाणे, वही ठाणे है जो 1853 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा ट्रेन चलाई गई थी मुंबई टू ठाणे, वही ये ठाणे है जो सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से, ठाणे, सबसे ज्यादा लोग ठाणे में रहते हैं, और सबसे कम लोग कहां रहते हैं, तो आपको याद रखना है कम लोग रहते हैं दिहांग में, दिहांग घाटी भी कह सकते हैं, दिहांग कह सकते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में, और ये ऑप्शन में नहीं होगा तो हो जाएगा अंजाव, क्या हो जाएगा, अंजाव जिला, अंजाव जिला कहां पड़ता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन में हो जाएगा लाहौल, लाहौल स्पीति जिला, क्या हो जाएगा, स्पीति जिला, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी क्या है, ये भी छोटा जिला है। ये तीसरा सब छोटा जिला है जनसंख्या में, ये दूसरा, ये पहला,
तो जनसंख्या में इतने फैक्ट हमको याद रखने आपको। हाँ, एक और पूछा जाता है, विश्व की जनसंख्या 1.21 करोड़ थी, 2011 के अनुसार की बात बता रहे हैं। लेकिन अगर कभी यह पूछा जाए विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, यानी विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो आपका आंसर होगा 17.4% है। याद रखेंगे, दुनिया में जितने लोग रहते हैं उनका 17.4% भारत में लोग रहते हैं। याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक सीमा, समुद्री सीमा, टेरिटोरियल वाटर, ये क्या होता है? यानी किसी भी देश की समुद्री जलीय सीमा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कैसे, इसको आपको डिफाइन करते हैं। कैसे? जैसे ये मैंने भारतीय प्रायद्वीप बना दिया है, इसमें 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं। अब 3 प्रकार की सीमाएं कैसी होती हैं? ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला, इस पे भारत का या किसी भी देश का पूर्ण कब्जा होता है। इसका लेंथ कितना होना चाहिए? इसका लेंथ होना चाहिए 12 नॉटिकल मील। कितना होना चाहिए? तो आपका आंसर होगा 12 नॉटिकल मील होना चाहिए। 12 नॉटिकल मील होना चाहिए। अब नॉटिकल में कितना होता है? अगर आपसे पूछा जाए एक नॉटिकल में क्या है, एक नॉटिकल में कितना किलोमीटर होता है, तो आपका आंसर होगा 1.85 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल में। तो 12 नॉटिकल तक प्रादेशिक सीमा या समुद्री सीमा या टेरिटोरियल वाटर होता है। ये वाली जो सीमा होती है, इस पर पूर्ण अधिकार होता है। इस पर क्या होता है? पूर्ण अधिकार होता है किसी भी देश का, यानी भारत का। अगर यहाँ पर भारत देख रहे हैं तो भारत का पूर्ण अधिकार होगा 12 नॉटिकल माइल तक या मील तक। उसके बाद जो दूसरी है, ये वाली जो सीमा है, इसको बोलते हैं अवच्छिन्न या संलग्न क्षेत्र या कंटिजियस जोन। ये कितना होता है? देखो दोस्तों, ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो दोनों को मिलाकर बोल दिया जाए तो कितना है ये? तो ये 24 नॉटिकल मील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 नॉटिकल माइल या मील हो जाएगा। याद रखेंगे। यहां पर क्या कर सकते हैं? यहां पर ये लोग सीमा शुल्क ले सकते हैं इस राउंड में, और इनका कब्जा भी होता है, वित्तीय अधिकार भी होता है इस क्षेत्र में, साफ सफाई भी कर सकते हैं, और मैंने बताया सीमा शुल्क भी ले सकते हैं, समुद्री सीमा शुल्क। इस वाले क्षेत्र में आपको याद रखना है कितना है? 24 नॉटिकल माइल होता है। कौन सा? तो अवच्छिन्न या मंडल या संलग्न क्षेत्र। याद रखेंगे। प्रश्न सीधे आता है, संलग्न क्षेत्र का कितना नॉटिकल माइल होता है, या प्रादेशिक, या ये बस। ये वाला क्या है दोस्तों? ये वाला, इसको बोलते हैं अन्यन आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अन्यन आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ये होता है 200 नॉटिकल माइल। क्या होता है? 200 नॉटिकल मील तक होता है। और इसमें क्या होता है? इस क्षेत्र में किसी भी चीज का दोहन कर सकते हैं। दोहन का मतलब है कोई द्वीप मिल गया, वहां पे पेट्रोलियम या खनिज तेल मिल गया, तो क्या कर देंगे? उसको खनन या दोहन कर सकते हैं। और यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च भी करा सकते हैं इस वाले क्षेत्र में। आपको याद रखने, तो 3 सीमाओं के बारे में हो गया, 12, 24 और 200 नॉटिकल माइल आपको याद रखना है। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट है समुद्री तट पर भारतीय राज्य कितने हैं? तो ये आंसर होगा आपका 9। कितने हैं? 9 राज्य हैं। कौन से 9 राज्य? उनको मैं आपको बता देता हूं। 9 राज्य कौन कौन से? एक राज्य ये पड़ता है गुजरात। क्या पड़ता है? गुजरात। गुजरात के नीचे क्या पड़ता है? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे एक छोटा सा पड़ता है गोवा। गोवा के बाद क्या पड़ता है? कर्नाटक। क्या पड़ता है? कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे क्या पड़ता है? केरल। क्या पड़ता है? केरल पड़ता है। उसके बाद इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर तमिलनाडु पड़ता है। क्या पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है? उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है। और उड़ीसा के ऊपर क्या है? वेस्ट बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल है। कितने राज्य हो गए? तो यही 9 राज्य हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 9 है। और सबसे ज्यादा अगर प्रश्न आए कि सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, तो सबसे ज्यादा ये बनाता है गुजरात, सबसे ज्यादा। ठीक है, ज्यादा याद रखोगे। दूसरे नंबर पर ये है। दूसरे नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। और सबसे छोटा गोवा। सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? समुद्री सीमा गोवा बनाता है। आपको याद रखना है। कुछ चीजें आपको यहाँ पर और डिफाइन करनी है। कुछ तट पूछे जाते हैं। ये जो वाला तट है गुजरात वाला, ये वाला तट है, इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट कहा जाता है गुजरात के तट को। और गुजरात के बाद ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला गोवा तक, महाराष्ट्र से गोवा तक
फिर से बना देते हैं, ये वाला महाराष्ट्र से गोवा तक का ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं, याद रखेंगे। और ये गोवा से, अगर हम बात करें, ये गोवा से और कर्नाटक का मंगलूर तक, कर्नाटक के मंगलूर तक अगर हम जाएंगे तो ये वाला जो तट है इसको कनारा तट, क्या कनारा तट या कन्नड़ तट कहते हैं, क्या कन्नड़ तट कहते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये केरल का तट यहां तक, जहां तक तमिलनाडु है, यहां से तमिलनाडु स्टार्ट हो जाता है। और ये वाला तट बोलता है मालाबार तट। क्या कहते हैं इसको? मालाबार तट कहते हैं। ये केरल में पड़ता है, याद रखेंगे, मालाबार तट। और मालाबार के तट के बाद ये वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला आंध्र प्रदेश तक, ये वाला तट कहलाता है कोरोमंडल। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। ऊपर वाला उत्तरी सरकार तट कहलाता है, ये वाला, ये कौन सा? उत्तरी सरकार तट कहलाता है। तो ये कुछ तट के भी नाम आपको यहां से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़े। चलो, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती? तो आपका आंसर होगा 8। कितने राज्यों से होकर गुजरती? तो आपका आंसर होगा 8। ट्रिक का नाम क्या है? ट्रिक का नाम है गुराम। मेरा अपना ट्रिक है गुराम छपझा मित्र। क्या ट्रिक का नाम? गुराम छपझा मित्र। क्या ट्रिक का नाम है? गुराम छपझा मित्र। उसे हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। रा से हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। पा से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और झा से क्या हो जाएगा? ये वाला जो झा है इससे हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। और ये मा से हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। और त्रा से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। यही 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर यही प्रश्न आएगा सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है सबसे ज्यादा। और सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है, तो राजस्थान। किस राज्य से होकर गुजरती है? राजस्थान। कर्क रेखा के किनारे बहुत सारी राजधानियां हैं, जैसे रांची। रांची कर्क रेखा के ऊपर है। उसके बाद गांधीनगर भी है, गांधीनगर भी है। और कई सारी राजधानियां हैं, भोपाल भी है। याद रखेंगे राजधानियां कर्क रेखा के निकटतम है, आपको याद रखना है। तो कर्क रेखा से कितने राज्य होकर जाते हैं, क्या मिलान है क्या नहीं है, ये आपको याद रखना है। कर्क रेखा क्या है इसके बारे में आगे बताएंगे। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर होगा 5। क्या आंसर होगा? आंसर होगा 5। मानक समय रेखा क्या है? जहां से दोस्तों समय लिया गया है। समय कैसे निकालेंगे किसी भी देश का, तो याद रखेंगे, याद रखेंगे एक चक्कर पृथ्वी कितने समय में लगाती है, तो आपका आंसर होगा लगभग 24 घंटे में। 24 घंटे में 23 घंटे 56 मिनट ऐसे निकालती है, लेकिन हम 24 घंटे मान लेते हैं। एक चक्कर का मतलब है 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। अगर हम बात करें 1 डिग्री में कितना घूमेगी, तो 24 मल्टीप्लाई घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे और 360 नीचे लिख देंगे, काट देंगे। 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36 और 6 चौक 24। कितना आया? 1 डिग्री के बराबर आया 4 मिनट। क्या आया? 4 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगाती है। कितना समय लगाती है? 4 मिनट का समय लगाती है। और मैंने कहा था भारत का, यहां पर लिख लेते, भारत को इस प्रकार से मैंने लिखा था 97 डिग्री और 25 मिनट, अभी मैंने बताया था। और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट लिखा था। तो यही तो देशांतर है, यही तो समय लिया जाएगा। कैसे लिया गया आप देखते हैं। भारत सरकार ने कहा था अगर इन दोनों को हम घटाएं तो लगभग 30 का अंतर आ रहा है। इन दोनों को अगर घटाएं तो कितने का अंतर आ रहा है? लगभग 30 का अंतर आ रहा है। बोले अच्छा 30 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तो 30 में मल्टीप्लाई अगर हम 4 की कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 120 मिनट आ जाएगा। 120 मिनट आ गया तो ये कहते हैं कि ये गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश है, दोनों के बीच में 2 घंटे का डिस्टेंस पाया जाता है। कितने घंटे का डिस्टेंस पाया जाता है? 2 घंटे का डिस्टेंस पाया जाता है, क्योंकि 120 मिनट का अंतर है। भाई तो हमने भी निकाला। अगर तो बोले समय ले लो भाई, क्या कर लो, एक भारतीय मानक समय रेखा खींच लो। बोले कैसे खींच ले? बोले कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दो। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 68 और 97 को, तो कितना आएगा? 5 और 16, 165 आ गया। बोले कुछ नहीं करना, इसका आधा कर दो। आधा कर दिए तो कितना आ जाएगा? 82.5। तो यही तो मानक समय रेखा है भारत की। भारत की मानक समय रेखा क्या है? कि मानक समय रेखा यही तो है।
82.5 डिग्री, हाँ या ना? बिल्कुल है। 82.5 डिग्री खींच दिया गया भारत के बीचों बीच से, और ये 5 राज्यों के होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के नैनी या मिर्जापुर या प्रयागराज से निकलती है, इलाहाबाद के या प्रयागराज के नैनी, या कहीं कहीं मिर्जापुर लिखा होगा, कहीं कहीं प्रयागराज मिलेगा, वहां से ये निकलती है और 5 राज्यों को होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब आप कहोगे दोस्तों ये तो बात सही है, लेकिन भारत का 5.5 घंटा प्लस समय क्यों है? तो देखो, याद रखेंगे, मान लेते हैं ये ग्लोब है, ये मैंने ग्लोब बना दिया, ये 0 डिग्री है। याद रखेंगे ग्लोब में जो 0 डिग्री है उसके पूर्वी जो गोलार्ध में जितने भी देश होते हैं उसका समय प्लस होता है, और पश्चिमी गोलार्ध में जितने भी देश होते हैं उनका समय माइनस होता है। ये हम आगे बताएंगे जब अक्षांश देशांतर में आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। अभी बस इतना समझो, यहां पर जितने भी देश होंगे उनका समय प्लस होगा और यहां पर माइनस होगा। तो भारत पड़ता है यहां पर, तो भारत का समय प्लस है। अब कितना प्लस है? तो इसमें जो 82.5 डिग्री है ना दोस्तों, 82.5 डिग्री मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, निकल आएगा आपका 5.5 घंटा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5.5 घंटा आपका आ जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो आपका आंसर होगा 7। कितने हैं? आपका आंसर होगा 7 है। कौन से 7 हैं ये भी आपको बताते हैं। 7 पड़ोसी देश हैं और 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। चलिए, ये वाला दोस्तों आपको देश दिखता है, ये आपका पाकिस्तान है। कौन सा है ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद ये ऊपर वाला आपको देख पा रहे हो, ये अफगानिस्तान है। ये कौन सा है? ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के बाद ये वाला देश आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये चाइना है। ये कौन सा है? ये चाइना है। चाइना के बाद देखोगे ये वाला देश, ये नेपाल है। ये कौन सा है? ये नेपाल है। नेपाल के बाद ये वाला देश जब आप देखोगे तो ये बी लिख देते हैं, BH, भूटान है। भूटान के बाद ये वाला देश आप देख पाओगे, ये वाला, ये म्यांमार है। कौन सा है? म्यांमार है। इसका पुराना नाम बर्मा था, या म्यांमार भी कह सकते हैं। और एक और देश है, ये वाला देश आप देख पा रहे हो, इसका नाम है बांग्लादेश। कौन सा नाम है? बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। यही 7 पड़ोसी देश हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ या ना? सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? मैंने कहा था 4096.7 किलोमीटर बनाता है। उसके बाद चाइना बनाता है, चीन बनाता है। कितना बनाता है आगे हम देखेंगे भी, 3488 किलोमीटर बनाता है। उसके बाद चाइना के बाद पाकिस्तान कितना बनाता है? PA के पाक लिख लेते हैं, 3323 किलोमीटर बनाता है। कितनी बनाता है? 3323 किलोमीटर बनाता है। बाकी और लोगों के बारे में या और देशों के बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, आगे बता देंगे। नेपाल का देख लेते हैं, 1751 किलोमीटर। भूटान का 699 किलोमीटर और म्यांमार का 1643 किलोमीटर। याद रखेंगे। ठीक है, 3 ये हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, और अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। किसकी बात करेंगे? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी सबको पता है ढाका। जो मुद्रा है वो टका है। से भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। कौन कौन से? आओ देखते हैं। 5 राज्य सीमा बनाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल। क्या देखेंगे? पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। दूसरे नंबर पर असम है। कौन सा है? असम है। असम के बाद मेघालय है। क्या है? मेघालय है। मेघालय के बाद त्रिपुरा है। और त्रिपुरा के बाद मिजोरम है। क्या है? मिजोरम है। और त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, आपको पता है त्रिपुरा तीन तरफ से घिरा है। किससे? बांग्लादेश से। 3 तरफ से। कौन सा देश बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा। ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है। और आपको पता है बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? नदियों का देश कहते हैं। और ये पहले पूर्व में ईस्ट पाकिस्तान था। क्या था? ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान क्यों बना था ये मैं आपको अभी बताता हूं। और बांग्लादेश में और भारत के बीच में एक नदी का विवाद बहुत चलता रहता है, तीस्ता नदी।
तीस्ता नदी का विवाद बहुत चलता रहता है। और याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहीं पर है, सबसे बड़ा डेल्टा, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन का डेल्टा। इसका दूसरा नाम मोरीबंद डेल्टा भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरीबंद डेल्टा भी कहते हैं। और ये मुख्य रूप से दो बड़ी नदियां बनाती हैं, एक का नाम है गंगा और दूसरी का नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। हम जमुना भी कह सकते हैं, जमुना भी कह सकते हैं, पद्मा भी कह सकते हैं, या मेघना भी कह सकते हैं। वो आपको मैंने डिफाइन किया है जहां पर मैंने गंगा नदी के बारे में बताया है। और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, अब यहाँ पर आपको एक चीज और डिफाइन करते हैं, आपको भी मजा आएगा ये सुन के। बांग्लादेश पहले बंगाल था। क्या था? पहले बंगाल था। जो आज आप देख पा रहे हैं बांग्लादेश अलग है, पश्चिम बंगाल अलग है, पहले ये पूरा क्षेत्र बंगाल का था। क्या था? बंगाल का। तो आपको पता है बंगाल के दो खंड हो गए थे। कब हुए थे? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल दो भागों में बट गया था। और हालांकि ये रद्द भी हो गया था 1911 में, ये रद्द भी हो गया था, जो आपका बनाया था बंगाल विभाजन, ये रद्द भी हो गया था। लेकिन जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो 1947 में आजाद हुआ था, तो जो ईस्ट वाला था ना, ईस्ट वाला, इसको पूर्वी पाकिस्तान बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? पूर्वी पाकिस्तान बोल दिया गया। और ये जो वेस्ट वाला है, जो आज भी भारत में ही हिस्सा है, ये वाला पूर्वी पाकिस्तान बोल दिया गया। और यही पूर्वी पाकिस्तान 26 मार्च 1971 को एक नया देश बनता है, इसका नाम बांग्लादेश, या बांग्लादेश आजाद होता है 26 मार्च 1971 को। आपको याद रखना, इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, तो इतने फैक्ट हमको बांग्लादेश से याद रखने। ठीक है, और एक 3 बीघा भूमि विवाद भी था, 3 बीघा भूमि विवाद भी था भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, उसके द्वारा इसको समाप्त भी किया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे चाइना की। किसकी बात करेंगे? चाइना की। चाइना से भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो आपका आंसर होगा 5। कितने राज्य लगते हैं? 5। कौन कौन से? सबसे पहले लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख के बाद दूसरा है हमारा हिमाचल प्रदेश, HP लिख देते हैं। तीसरा है हमारा उत्तराखंड, और चौथा है हमारा सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। और दोस्तों 5वां है हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है। ये हमारा राज्य हो गया। उसके बाद चाइना में, चाइना के साथ 1914 ईस्वी में एक शिमला समझौता हुआ था। कब? 1914 ईस्वी में क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता हुआ था। और इस समझौते में एक लाइन का निर्माण किया गया था, जिसको हम बोलते हैं मैक-मोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। और मैक-मोहन रेखा कहां पर है? तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी छोर पर। प्रदेश के उत्तरी छोर पर है ये, उत्तरी छोर पर है ये मैक-मोहन रेखा का निर्धारण भारत और चाइना के बीच में 1914 में किया गया था। एक प्रश्न और आता है, बताओ सबसे एशिया की, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा यांगसी नदी है। क्या नाम है? यांगसी नदी है। इसका किलोमीटर की बात करेंगे तो 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम यही कहें चीन का शोक किसे कहते हैं? चीन का शोक कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हांगो रिवर को कहते हैं। किसको कहते हैं? हांगो रिवर को कहते हैं। और हांगो रिवर को ही येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं, पीली नदी के नाम से भी किसको जानते हैं? हांगो रिवर को जानते हैं। चीन का, अगर आपसे पूछा जाए चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मरुस्थल तकला मकान। क्या होगा? तकला मकान यहाँ का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आपको याद रखना है। और आपसे अगर पूछा जाए बताओ बड़ी झील का नाम क्या है, यहाँ की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो लोपनोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोपनोर हो जाएगा। कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल बीजिंग हो जाएगा, आपको याद रखना है। और आपको पता है 1962 ईस्वी में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, 1962 ईस्वी में। और इसी युद्ध में
भारत का या लद्दाख का जो पूर्वी हिस्सा है, इसे अक्साई चाइना के नाम से जानते हैं। अगर हम यहां पर मैप बनाएं छोटा सा, ये वाला हिस्सा, ये आप देख रहे हो ना, ये जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये वाला, ये आज भी हमारे पास में नहीं है। तो ये हिस्सा कब जीता था? 1962 ईस्वी में जीता था। आपको इतने फैक्ट यहां से याद रखने हैं। आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान। किसकी बात करेंगे? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो 5। कौन से 5 राज्य हैं? तो देखते हैं। एक हमारा लद्दाख, क्या है? लद्दाख है। और दूसरे नंबर पर हमारा है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। तीसरे पे बोल देंगे, पीबी लिख देते हैं, पंजाब है। चौथे पर राजस्थान है, कौन सा है? राजस्थान है। और 5वें पर हमारा गुजरात है, कौन सा है? गुजरात है। तो ये 5 राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। और आपको पता है पाकिस्तान भारत के बीच में रेड क्लिप लाइन है। कौन सी है? रेड क्लिप लाइन है। कौन सी रेड क्लिप लाइन है? जिसका निर्धारण 1947 में किया गया था। कौन थे? सर सिरिल रेड क्लिप के द्वारा ये किया गया था। सिलिप रेड क्लिप थे, इनके द्वारा ये किया गया था। रेड क्लिप की रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, और पहले बांग्लादेश और भारत के बीच में भी थी। पहले बांग्लादेश और भारत के बीच में भी थी। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था या पूर्वी पाकिस्तान था। तो इतने फैक्ट हमको पाकिस्तान से याद रखने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेपाल। नेपाल से कितने सीमा राज्य बनाते हैं? तो 5। कौन से 5 राज्य देखते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं नेपाल से। और आपको पता है नेपाल 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। 3 तरफ से भारत से घिरा है। और ये एक स्थल रुद्र देश है, लैंड लॉक कंट्री है। स्थल रुद्र देश है, ये लैंड लॉक कंट्री है। और स्थल रुद्र देश का मतलब होता है जिसके चारों तरफ कोई बड़ा सागर महासागर ना हो। याद रखेंगे नेपाल का पशु, राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? तो गाय है। क्या नाम है? गाय है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। और मुद्रा क्या है? तो रुपया है। क्या है? मुद्रा रुपया है। तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार। याद रखेंगे म्यांमार से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो 4। कौन कौन से 4 राज्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। दूसरे नंबर पर नागालैंड है। कौन सा है? नागालैंड है। उसके बाद है मणिपुर है। कौन सा? मणिपुर। और मणिपुर के बाद फिर है हमारा मिजोरम। और ये 4 राज्यों से म्यांमार सीमा बनाता है। अगर हम बात करें म्यांमार की, तो इस प्रकार से ये वाला क्षेत्र म्यांमार का है, ये वाला। तो यहीं पे 4 राज्य सीमा बनाते हैं, आपको याद रखना है। अगर ये कभी पूछा जाए, बताओ म्यांमार और भारत के बीच में, म्यांमार और भारत के बीच में एक अराकान योमा है, योना या योमा, अराकान योमा पर्वत श्रेणी है। कौन सा है? पर्वत श्रेणी है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी नदी का नाम है इरावती। क्या है? इरावती यहाँ की सबसे बड़ी नदी का नाम है। और इसकी जो राजधानी उसका नाम है नाफीदा। क्या नाम है? नाफीदा इसकी राजधानी है, जो साल्वीन नदी के किनारे है। जो किस नदी किनारे? साल्वीन नदी के किनारे है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भूटान के बारे में बात करेंगे। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और इससे 4 राज्य सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक है सिक्किम, एक सिक्किम है, एक बंगाल है, या वेस्ट बंगाल कह सकते हैं, या पश्चिम बंगाल कह सकते हैं। और फिर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद और एक हमारा असम। कौन सा है? असम। ये राज्य सीमा बनाते हैं, आपको याद रखना है। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी भूटान को जाना जाता है। सबसे ज्यादा हरे पेड़ पौधे यहीं पर पाए जाते हैं। अफगानिस्तान की बात करेंगे। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो इससे केवल पीओके टच करता है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। अगर मैप बनाए इसको, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा मैंने कहा था ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये वाला जो हिस्सा देख पा रहे हो, यही टच करता है भारत में। और आपको पता है ये वाला भारत के पास ये वाला क्षेत्र है ही नहीं, और इसको कहते हैं पीओके, है ना। तो यहीं पर है ये जो रेखा है ना, इसके यहीं पर एक रेखा, इसका नाम है डूरंड रेखा। क्या नाम है? डूरंड रेखा। तो आप क्या कहेंगे? डूरंड रेखा किस किस के बीच में?
तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। हम ये भी तो कह सकते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान का भाग है, पाकिस्तान पे ही कब्जा है ना ये पीओके पर, तो पाकिस्तान भी आ सकता है ऑप्शन में, नहीं तो भारत या अफगानिस्तान भी कह सकते हैं। अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा आ क्या रहा है। तो मैकमोहन सॉरी डूरंड रेखा है, तो यही वाली डूरंड रेखा आपको याद रखनी है, ठीक है। श्रीलंका के बारे में अगर हम बात करें, श्रीलंका दो जलीय द्वीप दो जलीय पड़ोसी देश है, एक का नाम श्रीलंका है, दूसरे का नाम मालदीव है। श्रीलंका का आकार कैसा है, अगर आपका आंसर होगा आकार कैसा है, तो नारियल की तरह है। कैसा है? नारियल की तरह है, या बूंद की तरह है, बूंद जैसे बूंद गिरती है ना, इस प्रकार से बूंद गिरती है ना, तो इस प्रकार से इसका आकार है। इसका पुराना नाम क्या है, पूर्व नाम क्या है, तो इसे शिलोंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शिलोंग कहते हैं। और आपको पता है श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि है। कौन सी है? पाक जल संधि है, आपको याद रखना है। और इसी के बीच में राम सेतु का निर्माण भी कराया गया है। क्या? राम सेतु का निर्माण भारत और श्रीलंका के बीच में कराया गया है। और मैंने आपको जहां श्रीलंका कराया था तो वहां बताया था धनुषकोडी और तिलाई मन्नार के बीच में राम सेतु को बनाया जा रहा है। और श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का नाम है महावेली गंगा। क्या नाम है? महावेली गंगा। ये प्रश्न आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और इसे पाक जल संधि को पाक जल डमरू भी कहते हैं, आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों पूरा क्वेश्चन आंसर का एक सीरीज। इतने दबा के मैंने प्रश्न कराए हैं ना कि पसीना पसीना आ गया। तो ये चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। और ये पीडीएफ आपको मिलेगा जीएस बाय विष्णु सर, सर्च करोगे वहां से पीडीएफ भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना और नोट्स बना लेना, मजा आ जाएगा दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। कमेंट जरूर करना है, ये सीरीज ऐसे ही चलाते रहें या चेंज करें इसमें कुछ, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।